मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। सृजन आईएएस कटिहार में आप सभी का स्वागत है। सृजन आईएएस कटिहार के द्वारा ऑफलाइन मोड में प्रत्येक दिन डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें इस टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि इसमें जो आगामी जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली है, जैसे कि 2025 में आईएएस की परीक्षा, 2024 में ही 70वीं बीपीएससी की परीक्षा और भी अदर परीक्षाएं जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक और बिहार शिक्षक भर्ती आदि आदि, इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो प्रश्नों का स्तर होता है उसी स्तर के प्रश्नों को उठा करके यह टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। इसमें प्रत्येक दिन टेस्ट होता है और टेस्ट का जो ढर्रा है यह होता है कि ये प्रत्येक दिन 40 मिनट आपको टेस्ट देने के लिए मिलता है और प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 50 से 60 के बीच में होता है। ठीक है ना। किसी सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, किसी में 55, 56, किसी में 60, मतलब यही रहेगा। और आपको अगले 40 मिनट जो है या जितना समय लग जाए वो प्रत्येक प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने का मतलब यह है कि प्रत्येक प्रश्न और उसमें जो पूछे जा रहे हैं प्रत्येक ऑप्शन है, उन सारे ऑप्शन पर डिस्कशन होता है, एनालिसिस होता है। उससे यह निकल करके सामने आता है कि एक प्रश्न को डील करने से 3-4 तरह के फैक्ट्स, नए इन्फॉर्मेशन और उसमें छिपी हुई जो तथ्य हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो बाहर निकल करके सामने आता है। और एक प्रश्न को डील करने से 3-4-5 तरह के प्रश्न भी आप नए जान लेते हैं। सही मायने में सिविल सेवा की तैयारी अगर किसी की बेसिक फंडामेंटल ठीक है तो ये इसी तरीके से तैयारी की जाती है। अगर आपका फंडामेंटल ठीक है, बेसिक ठीक है, तो आप क्वेश्चन पर जितना काम करेंगे उतना आपकी सफलता की गारंटी बनती चली जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह टेस्ट नंबर जो है 2 है, मतलब है कि डे 2 में यह लिया गया टेस्ट है जिसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे तो ऑफलाइन में डिस्कस हो ही जाता है, तो मैंने सोचा कि वीडियो भी क्यों ना बना दूँ। चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण के संदर्भ में कौन सत्य है? पहला प्रश्न क्या है? संविधान निर्माण के संदर्भ में कौन सत्य है? संविधान सभा का गठन 1946 कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित था, ये बात सत्य है, सभी लोग जानते हैं। संविधान सभा का जो यहाँ गठन हुआ था वो जो है संविधान कैबिनेट मिशन जो आए थे 3 मेंबर, उन्हीं के, है ना, रिकमेंडेशन से, उन्हीं के बताए गए निर्देश और जो है रिकमेंडेशन से, प्रतिवेदन के आधार पर, गाइडलाइन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, ये बात सत्य है। संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव के द्वारा बनाया गया था, ये भी बात सत्य है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ये भी बात सत्य है। संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, ये नहीं होगा। वैसे तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित अंगीकृत किया गया था, उसमें से कुछ सेक्शन को लागू भी कर दिया गया था, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था ना। क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जा रहा है संविधान निर्माण के संदर्भ में कौन सत्य है, तो ऊपर के ABC तीनों सत्य है। क्वेश्चन पूछने में ही यहाँ पर लिखने में गलती हो गया, यहाँ पर असत्य लिखना था, ठीक है ना। तो असत्य में आपका D आंसर हो जाता, ठीक है ना। पूर्ण रूप से लागू, हालांकि यह ऑप्शन ही सेटिंग ठीक नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह के प्रश्न को हम लोग का मकसद है ऑप्शन पर डिस्कस करना, ताकि कुछ तथ्य निकल करके सामने आए। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का गठन किसके द्वारा नामित किया गया? ठीक है ना। तो ये चीज है। तो देखिए यहाँ प्रश्न को पहले समझने का प्रयास करिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, जब भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा, मतलब संविधान सभा जो गठन हुआ, और संविधान सभा का गठन इसलिए हुआ था संविधान बनाने के लिए, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। तो उसके लिए जो जितने प्रांतों से सदस्य आए थे, सदस्यों का जो गठन हुआ, मतलब सदस्य जो आए, चुन करके आए अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से, उसके द्वारा नामित किया गया था। तो कैसे वो सदस्य आए थे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह सदस्य प्रांतों से कैसे आए थे? तो क्या ब्रिटिश संसद के माध्यम से उसको नॉमिनेट करके भेजा गया था? नहीं। गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट करके सदस्य के तौर पर भेजा गया था? नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजा गया था, जनता उनको नहीं चुनी थी। विभिन्न प्रांतों के, उस समय जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, 11 प्रांत था उस समय ब्रिटिश का, और कुछ चीफ कमिश्नरी भी थे, ठीक है। ये चीज है। तो 4 चीफ कमिश्नरी, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा से जो है वहाँ के विधायक लोग, जो भी इलेक्टेड लोग जिसको जनता चुनी थी, वही अप्रत्यक्ष रूप से वही लोग चुन के भेजते थे। मतलब
तो इसलिए इनको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि जनता इसके चुनाव में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है ना, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। नहीं, ये भी गलत हो गया, सी आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर। ठीक है ना, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है भेजे गए थे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में शामिल महिलाओं में निम्न में से बिहार से प्रतिनिधित्व किसने किया था? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू और हंसा मेहता। एक्चुअल में अगर पूछिए तो ये चारों ऑप्शन में जितनी भी महिलाओं का नाम है ये सभी संविधान सभा के सदस्य के तौर पर काम कर रही थी, कहीं किसी प्रांतों से निर्वाचित होकर आई थी। कुल महिलाओं की जो संख्या थी संविधान सभा में वो 15 थी। ठीक है, जब संविधान सभा का बंटवारा हो गया, मतलब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो संविधान सभा का भी बंटवारा हुआ। उसके बाद उस 15 महिलाओं में से 3 महिलाएं पाकिस्तानी संविधान सभा में चली गई और 12 जो है हमारे जो है संविधान सभा में बची रही। अब इसमें सवाल यह पूछा जा रहा है, संविधान सभा में शामिल होने वाली महिलाओं में निम्न में से बिहार की तरफ से कौन थी? तो बिहार की तरफ से जो चुनकर गई थी वह थी सरोजिनी नायडू। क्योंकि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश, जो कि संयुक्त प्रांत के नाम से उस समय जाना जाता था, वहां से बिलोंग करती थी, लेकिन बिहार की तरफ से इनको चुनकर भेजा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुचिता कृपलानी भी आपका यूपी संयुक्त प्रांत से ही जो है बिलोंग करती थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये भी संविधान सभा में मेंबर थी। हंसा मेहता भी मेंबर थी, लेकिन सरोजिनी नायडू को बिहार की तरफ से निर्वाचित करके भेजा गया था। किसी भी प्रांत के लोगों को दूसरे प्रांत के तरफ से भी भेजा जा सकता था, जैसे भीमराव अंबेडकर को ही ले लीजिए। पहले संविधान सभा में जो है भीमराव अंबेडकर को बंगाल की तरफ से चुनकर भेजा गया था, बंगाल प्रांत की तरफ से। और जब देश का बंटवारा हो गया, संविधान सभा का बंटवारा हो गया, तो फिर वो इलाका जो है बंगाल का जो इलाका जो बांग्लादेश में चला गया, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तब फिर से जो है B.R. अम्बेडकर को महाराष्ट्र की तरफ से चुन करके लाया गया था। ये चीज है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उसने संबंधित विभाग के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? स्वतंत्रता के पश्चात जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, अंतरिम मंत्रिमंडल का मतलब यह होता है जब 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें कि 3 मेंबर थे, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे, इसलिए उसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। वह यहाँ आए थे तो संविधान सभा कैसे गठित हो उसके लिए गाइडलाइन करने के लिए, और साथ ही जो आप खुद का सरकार बनाएंगे यहाँ के लोग, तो उसको भी एक मसौदा देने के लिए कि आपका सरकार कैसा होगा, किस तरीके से। तो अंतरिम रूप से सरकार बनाने का भी जो गाइडलाइन किया था, प्रतिवेदन दिया था, रिपोर्ट दिया था, कैबिनेट मिशन योजना ही दिया था, जिसी के बेस पर 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार, अंतरिम मंत्रिमंडल बनी थी, जिस सरकार के अध्यक्ष गवर्नर जनरल होते थे और उपाध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को, जो कि यही उपाध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री के पद में बदला, है ना। तो यही चीज है, जब स्वतंत्र भारत आया हुआ तो यही उपाध्यक्ष क्या हो गया, प्रधानमंत्री के पद में बदल गया, और गवर्नर जनरल का पद राष्ट्रपति के पद में बदल गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, मतलब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो 2 सितंबर 1946 को पहली मंत्रिमंडल बनी थी, उस मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री R.K. षडमुख चेट्टी ये थे, ये बात तो सत्य है। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये भी बात सत्य है। रेलवे मंत्री बाबू जगजीवन राम, ये गलत हो गया, बाबू जगजीवन राम को रेलवे मंत्री नहीं दिया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर रहे थे, मतलब दोहरी भूमिका निभा रहे थे, है ना। हर व्यक्ति दोहरी भूमिका निभा रहा था, जिसको जो जिम्मेदारी मिल रहा था वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। ये है प्रश्न आपका, तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें बाबू जगजीवन राम रेलवे मंत्रालय नहीं संभाल रहे थे। कमेंट में लिखिएगा कि बाबू जगजीवन राम अंतरिम सरकार में कौन सी मंत्रालय संभाल रहे थे। चलिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संविधान सभा समिति है एक तरफ और दूसरी तरफ है अध्यक्ष। देखिए, जब संविधान सभा का गठन हो गया, निर्वाचन होकर के सारे मेंबर प्रांतों से आ गए, तो फिर संविधान सभा में संविधान निर्माण की दिशा में कार्य शुरू होने से पहले अनेकों समितियां बनी थी, करीब 22 समिति बनी थी। ठीक है ना, 22 समितियों में से
8 समिति महत्वपूर्ण समिति थी और बाकी जो 14 समितियां थी वो छोटी मोटी समितियां थी, वो उतना इंपॉर्टेंट समिति नहीं थी। जैसे कि मूल अधिकार पर विचार विमर्श करने और वहाँ संविधान की सभा के पटल पर रखने और उस पर चिंतन मंथन और बहस करने, और जिसके बाद ताकि छन करके एक संविधान में जो है बिंदुवार तरीके से अनुच्छेद को जो शामिल किया जाए। इस पर जो मूल अधिकार संबंधी समिति थे उसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका मतलब था, इसका अध्यक्ष थे सरदार पटेल, है ना। तो एक आचार संघ शक्ति समिति, जो कि जिनका जिम्मेदारी ये था कि संघ शक्ति मतलब केंद्र को क्या शक्तियां होगी, क्या दायित्व होंगे, है ना, सरकार कैसे, केंद्र की सरकार कैसे काम करेगी, इससे रिलेटेड चीज़ों को लाना और संविधान सभा में बहस करवाना, डिबेट करवाना। तो सी का हो जाएगा 2। प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर, है ना, संविधान की रूपरेखा कैसी होगी, अंतिम रूप से छनकर संविधान में जो शामिल होता था चीज़ें, वो उसका जिम्मेदारी प्रारूप समिति का होता था। कार्य संचालन समिति K.M. मुंशी। तो ये आपका हो गया अरेंजमेंट। देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सोवियत संघ रूस से आजादी के बाद स्रोत के रूप में अपनाया गया क्या? तो देखिए वो कह रहा है कि हमारा संविधान में बहुत सारे विदेशी स्रोतों का भी प्रभाव है, जिसमें से 1935 के अधिनियम से तो हम लोग हमारे संविधान में लगभग 2/3 भाग को ले लिया गया, और बाकी कुछ जो है अन्य देश के संविधान से भी कुछ चीज़ों को जो है अडॉप्ट किया गया, है ना। तो ये चीज़ पूछा जा रहा है, तो रूस से हमने क्या लिया, अपने संविधान में क्या शामिल किया? तो क्या किया? तो मौलिक कर्तव्य को किया, है ना। तो ये चीज़, हालांकि बाद में इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ करके भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया। इसी में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। बाद में फिर एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो कुल अभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है, ठीक है ना। ये चीज़ है। इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए जो एक समिति गठित हुई थी सिफारिश करने के लिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो है जगह मिला, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से अपनाए गए स्रोतों के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? ये बात पूछा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये बात सत्य है। सम्मिलित नहीं है ढूंढने बोल रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह बात आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी बात सत्य है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये बात गलत है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिया गया है, ये बात सत्य है। गलत ढूंढने बोल रहा था तो सी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहाँ? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अब यहाँ पर सवाल है अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? अब समझिए, यही चीज समझना है, डिस्कशन का मकसद यही है, ठीक है ना। तो ये चीज है। देखिए होता क्या है कि संविधान में 3 तरह की सूची का जिक्र किया गया है। संघ सूची, है ना, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना। संघ सूची में वैसे विषयों को उल्लेख किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होगा, इन द सेंस केंद्र को होगा, केंद्रीय पार्लियामेंट को होगा। राज्य सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होगा, प्रांतों को होगा, है ना। और समवर्ती सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होगा। अगर राज्य, केंद्र कानून बना लिया है ना, तो फिर राज्य उस पर कानून नहीं बना सकता। तो ये तो अंदरूनी बात है, लेकिन ये मोटा मोटी ये समझिए 3 तरह की सूचियों का उल्लेख है। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जो इस तीनों विषय में शामिल ना हो और नए तरीके से उभर करके सामने आ जाए, तो उस विषय को हम लोग अवशिष्ट विषय कहते हैं। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार दिया गया, वो दिया गया केंद्र को, इन द सेंस संघ को। ये है सवाल, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जिनका फंडामेंटल क्लियर है वो तो समझते ही होंगे, जिनका बेसिक ठीक नहीं है उनके लिए हम ये इतना डिस्कस किए। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, नागरिकता। देखिए यहाँ पर भाग को मेंशन करना है, भाग। तो नागरिकता संविधान के किस भाग में मेंशन है? तो भाग 2 में मेंशन है, ठीक है ना। निर्वाचन संविधान के किस भाग में मेंशन है? तो भाग
15 में मेंशन है, ये भी बात सत्य है। आपात उपबंध किस में है, तो यहाँ पर है भाग 17 दिया, ये गलत हो जाएगा, भाग 18 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 में क्या है, आपात उपबंध क्या है, भाग 18 में है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये है आपात उपबंध में आपको अनुच्छेद 352, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 भी आता है, ठीक है ना। तो आपात के अंतर्गत ही ये सब अनुच्छेद है। नगर पालिकाएं का उल्लेख जो है यहाँ, ये भी गलत ऑप्शन सेट कर दिया है। ये होता है जो है आपका 9 का ए या 9 का क में, पंचायती राज भी है और नगर पालिका भी है 9 के ए में, ठीक है ना। तो ये चीज है, देख लीजिए कौन मेंशन हो रहा है। 1 2 3 4 होगा, लेकिन ऑप्शन में कुछ गलत प्रिंट था, उसको मैंने सुधार कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान के संदर्भ में कौन सा सत्य है। अब आइए सत्य को देखते हैं, टटोलते हैं ऑप्शन को। संविधान में 22 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। शब्दों को पकड़िएगा। मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था पहली बार और लागू ही हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, उस समय के संविधान की बात कर रहा है मूल संविधान। तो उस समय 22 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद थे, ये बात सत्य है, ठीक है ना। 25 भाग ये गलत हो जाएगा, 25 भाग तो अभी वर्तमान में है, ठीक है ना। 25 भाग 12 अनुसूची 470 अनुच्छेद से लगभग अधिक अभी की स्थिति है, ये तो गलत हो गया, ये सब भी गलत है। वही ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ये चीज मूल संविधान नहीं रहता, सिर्फ वर्तमान संविधान रहता, तब भी आंसर हो जाता, ठीक है। ये है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो सारे शब्द हैं ये हमारे संविधान के प्रस्तावना में जिक्र किया गया है। प्रस्तावना जब पढ़ेंगे ना हम, भारत के लोग भारत को संपन्न प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, ये सब जो है आदि आदि, तो उसमें ही ये सब सारे का इन सब सारे शब्दों का उल्लेख है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि उसमें जो है उपयुक्त शब्दों में 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन से शब्द जोड़े गए। तो देखिए उसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और एक अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था, है ना। तो यहाँ पर अखंडता तो ऑप्शन में है नहीं, लोकतांत्रिक शब्द पहले से ही उसमें था शामिल, तो यहाँ पर 1 और 2 आंसर हो जाएगा। अगर अखंडता रहता तो वो भी आंसर होता। तो ये समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, मतलब है कि 1 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण है। संघात्मक लक्षण है ये क्या है, तो संघात्मक लक्षण का मतलब है कि देश की ऐसा शासन के ऐसा लक्षण जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को संविधान के द्वारा शक्ति प्राप्त हो और दोनों ही कंधे से कंधे मिलाकर के शासन में तालमेल बैठा करके शासन संचालित करे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं संविधान में जो है संघात्मक लक्षण, संघात्मक फेडरलिज्म, जिसको बोलते हैं फेडरलिज्म, संघवाद। तो ये चीज़ है। तो ये जो चीज़ जो है ना, इसमें ऑप्शन आपको क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता ही इस चीज़ को क्या करता है, इस लक्षण को फुलफिल करता है ना। अखिल भारतीय सेवा ये क्या करता है, केंद्र को मजबूत बनाता है। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय सेवा जो IAS IPS लोग होते हैं केंद्र सरकार के स्टाफ होते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन वो किसी राज्य में जाकर के कैडर में जाकर के काम कर रहे होते हैं किसी राज्य की सरकार के द्वारा। तो एक प्रकार से ये केंद्र के एजेंट भी माने जाते हैं। कोई कोई राज्य तो जो है केंद्रीय UPSC के द्वारा IAS IPS का अपोज भी करते हैं, लेकिन उनका चलता नहीं है। ये फेडरल सिस्टम का जो है ये हो जाए, केंद्र और राज्य दोनों के तालमेल से शासन चलना है ना। तो ये चीज़ है। तो ये बात है, अखिल भारतीय सेवा जो है संघात्मक का लक्षण नहीं है, ये संविधान की सर्वोच्चता होगा इसका आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, तो राज्यपाल क्या होते हैं, केंद्र का एजेंट होते हैं। जो है ये राज्य नहीं चाहता ऐसा हो, उस पर कोई निगरानी रखे उस पर इस तरह का, लेकिन संविधान में इस बात की मेंशन है तो उसको चलना ही पड़ेगा सिस्टम के साथ, ये चीज़ है। तो संघात्मक का लक्षण क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, संसदीय शासन में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ये बात सत्य है, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगर केंद्र की कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, तो वह लोकसभा के प्रति रहता है जिम्मेदार, उत्तरदायी,
लोकसभा क्या है, वहाँ के विधान मंडल या लेजिस्लेटिव जो असेंबली है जिसको तो पार्लियामेंट कहते हैं, है ना। तो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन उसका में दो विंग है, राज्यसभा लोकसभा। तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, मतलब क्या, विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होते हैं, है ना। या राज्य की बात करें तो विधानमंडल, और केंद्र की बात करें तो संसद। ये है कार्यपालिका द्वारा विधायिका का विश्वास खो देने के उपरांत सरकार पतन हो जाती है। ए व आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी है, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि है क्या कि मंत्रिमंडल जो भी है कार्यपालिका उसी को कहते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, तो विधानमंडल के। अगर उसका विश्वास खो देगा तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगा। इसीलिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने का सही क्रम क्या है, ये बताना है। देखिए, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, यहाँ पर अगर बात करें दादर नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों को एक साथ रखा है। इसका मतलब है कि दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश को एक साथ मर्ज करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये कब किया गया, 2020 में। कब किया गया, 2020 में। अब डेट को देखिएगा। लद्दाख को कब किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटीज बनाया गया। ये किया गया 2019 में, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को जो संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था, एनसीआर दिल्ली जिसको बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, ये 1991 में इसको जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ, मतलब 1991 में किया। लक्षद्वीप जो बना था आपका केंद्र शासित प्रदेश, वो बना था 1956 में, ठीक है। अन्य जो है कुल अभी जो आपका संघ शासित क्षेत्र है भारत में वो 8 है। अन्य के बारे में मैं बता देता हूँ। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 1947 में, जिस वर्ष भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है। चंडीगढ़ कब बना था केंद्र शासित प्रदेश, तो 1966 में, 66 में, है ना। और 66 में ही पंजाब और हरियाणा 2 नए राज्य भी बने थे और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। पौंडीचेरी जिसको पुद्दुचेरी बोलते हैं, या 1954 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है जन्म द्वारा, है ना, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, मतलब तीनों प्रोसेस से। ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो मूल लॉ बना था, जो है अधिनियम बना था 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955, उसी में ये जन्म के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, है ना, ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 15 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत आने वाले अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान नहीं किया जाएगा। तो वो अवैध प्रवासी कहाँ से आएगा, जो मतलब किस धर्म का होगा जिसे नागरिकता प्रदान नहीं किया जाएगा, है ना। इस पर तो बहुत विवाद भी हुआ था इस अधिनियम को लेकर के। तो मुस्लिमों को, है ना, ये है। तो इसमें यह क्या व्यवस्था था, तो इस अधिनियम में कि जो भारत के पड़ोसी कुछ देश हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गए, आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन देशों में जो भी अल्पसंख्यक हिंदू और हिंदू से रिलेटेड कुछ अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे कि सिख, पारसी, जैन, है ना, बौद्ध, ये सब को क्या दिया गया, है ना, भारत की नागरिकता प्रदान करने का अवसर मिला। लेकिन मुस्लिमों को नहीं मिला। अगर कोई मुस्लिम इन देशों से भारत आएगा तो उनको अवैध प्रवासी के रूप में, तो उसको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। 16 नंबर, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। सूचना का अधिकार, सूचना का जो अधिकार है, ये से व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के मौलिक अधिकार के सेक्शन 19(1)(a) में रख दिया है, ठीक है ना। तो सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत 19(1)(a) के अंतर्गत में, जिसमें वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र है, उसमें इसको जगह मिला है। कृपाण रखने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार अनुच्छेद 25 में होगा, ठीक है ना। सड़क किनारे रेडी लगाकर ने का अधिकार, अपने रोजगार स्वरोजगार करने का अधिकार, है ना, निजता का अधिकार में आ जाएगा। मतलब है नहीं, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कि ये निजता है, अपने जीवन यापन चलाने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए आप कुछ
काम कर रहे हैं तो ये आपका 21 में आ जाएगा। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भी मौलिक अधिकार के सेक्शन में आता है, तो ये अनुच्छेद 21A में हो जाएगा, था ना। तो ये आपका हो गया। 17 नंबर, गोवा के बाद कौन सा राज्य है जहां हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू किया गया, है ना, UCC, है ना, यूनिफॉर्म्स सिविल कोड, है ना, ये है। तो इसमें UCC लागू हुआ तो कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में लागू किया गया। ये क्या है, समान सिविल संहिता, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कुछ उत्तराधिकार नियम है, सांस्कृतिक नियम है, शादी विवाह आदि को लेकर के, तलाक को लेकर के अलग अलग नियम कायदे हैं, और उसी को जो है सरकार कानून में मान्यता दे दी गई है सरकार के द्वारा, है ना, कानून में मान्यता दे दी गई है। तो जो भी परंपरा के तौर पर चला रहा है, तो ये कहना है कि सबके लिए इस सब चीज़ों में भी एक समानता कानून हो, है ना, सारे धर्मों के लिए एक समान कानून हो। तो यह चीज़ उत्तराखंड लागू कर दिया। ऐसे भी हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सरकार जो है UCC लाने का प्रयास करेगी और उस पर एक समान कानून बनाएगी, मतलब सभी धर्मों के लिए समान सिविल संहिता बनाएगी। अभी तक यह तालमेल नहीं बैठ पाया है, लेकिन उत्तराखंड में यह चीज़ हो गया। गोवा में तो खैर ब्रिटिश जब यहाँ थे तभी वहाँ लागू हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि गोवा में तो पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, पुर्तगाली का कॉलोनी था, तो वहाँ पर ये चीज़ लागू था, ठीक है। ये चीज़ भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक किस प्रकार के दावा नहीं कर सकता है। कोई विदेशी नागरिक जब भारत में रहेगा तो वह इनमें से क्या दावा नहीं कर सकता। देखिए विधि के समक्ष समता का अधिकार का दावा कर सकता है, ठीक है ना। संविधान, भारतीय संविधान में जो भी जिक्र है विधि के समक्ष समानता, तो वो अगर भारत में रह रहा है तो उसको भी यह दावा मिलेगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का दावा जो है ये भी मिलेगा, मतलब है कि उसको भी उसकी भी अपनी प्राण है, ठीक है ना, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, ये भी अगर किसी भी धर्म से बिलोंग करता है तो वो यहाँ आ रहा है तो उसको भी अपने धर्म की आज़ादी मिलेगी। लेकिन ए में है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार जो है ये नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ है, वो अधिकार नहीं होगा, है ना, व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, वो सरकार की गाइडलाइन पर ही वो काम कुछ कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विधि शासन की मुख्य विशेषताएं माना गया है। विधि शासन की मुख्य विशेषताएं माना गया है तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है शक्तियों की सीमा, दूसरा है कानून के समक्ष समानता, और तीसरा है आपका सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, और चौथा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्यों, देखिए विधि का शासन तभी जो है सही मायने में माना जाएगा जहां पर शक्तियों की सीमा हो, है ना, चाहे वो सरकार को प्राप्त शक्तियां हो, चाहे नागरिकों को प्राप्त शक्तियां हो, या किसी भी इंस्टीट्यूशन को प्राप्त शक्तियां हो, उसकी एक सीमा होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए। दूसरा कानून के समक्ष समानता हो, ये भी बात सत्य है, ठीक है ना। तीसरा आपका सरकार के प्रति लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी हो, उनके नियम दायरे में उनको भी रखा जाए, है ना, ये भी विधि के शासन की मुख्य विशेषताएं मानी जाएगी। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार हो, है ना, लोगों को भी अपना कुछ अधिकार मिले, है ना, ये नहीं कि सरकार मोनोपोली करके जिसको मन थे उसको गिरफ्तार करवा लिया और उसको जेल में कैद में डाल दिया, कुछ भी आरोप लगा करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विधि का शासन का मतलब होता है कि सारे लोगों को अधिकार, कर्तव्य और जो है शक्तियाँ हो, ठीक है ना, सारे इंस्टीट्यूशन को, नागरिकों को, सरकारों को, सबके बारे में। तो इस तरह और सभी को उसी पर चलना होगा, ये है विधि का शासन। तो सभी आंसर हो जाएगा इसमें। 20 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। देखिए तो इसमें क्या है, 19 में बोल रहा है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो आपका अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है, और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 और 23, है ना, बालकों का जो है तस्करी कराना, है ना, मानवों का तस्करी वगैरह आता है, ये शोषण में ही आता है। बालकों से कोई काम कराना, ये भी शोषण में ही आता है, तो ये चीज़ है आपका, ये आ जाएगा।
वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19 में आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि 19 में कौन सा अधिकार है, तो ये वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्त करने की आज़ादी, है ना, ये है। 21 मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में भारत का संविधान किस अधिकार की गारंटी देता है ना। मौलिक अधिकार के भाग के रूप में भारत का संविधान क्या देता है, समानता का अधिकार। 14 से 18 में क्या जिक्र है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार, ठीक है ना ये। और देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिबेटेबल भी है, आंसर तो ऐसे इस क्वेश्चन का समानता होगा, है ना। तलाक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये किसी सामान्य कानून के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार में नहीं। विवाह भी एक सामान्य कानून के अंतर्गत आता है, विवाह अधिनियम के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार में नहीं। लेकिन यात्रा जो है ना, यहाँ पर यात्रा पर थोड़ा सा डिबेट कर सकता है कोई भी कि भाई 19 का जो है, अनुच्छेद 19 में ही एक चीज़ है कि भाई आप देश भर में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, है ना, बिना रोक टोक के, ठीक है ना। और वहाँ पर जाकर के अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं जीवन यापन के लिए, ठीक, घर भी बनाकर रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, ये सब बातें हैं 19 में ही, है ना। संघ बना सकते हैं, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बना सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं बिना हथियार के, ये सब बातें हैं उसमें, ठीक है। तो यात्रा को भी इसमें मेंशन किया जा सकता है, भारत भर में यात्रा आप कर सकते हैं, ये भी आपको मौलिक अधिकार में है। लेकिन यहाँ यात्रा ओनली लिख दिया है, ये चीज़ है। विदेशी यात्रा अगर कर रहे हैं तो फिर उस पर जो है क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समानता होना चाहिए, लेकिन यात्रा पर हमने चर्चा कर दिया, चूंकि यात्रा भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है। तो मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है, आइए बात करते हैं हम लोग ऑप्शन पे। पंजाब में बिहारी मजदूरों को रोजगार देना, ठीक है। ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना, ये तो मौलिक अधिकार में है, 29-30 के अंतर्गत आएगा, है ना। जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपना तरह का स्कूल कॉलेज संस्कृति को जिंदा रखने के लिए चलाने का अधिकार मिलता है, अपनी भाषा लिपि को बचाए रखने का। एक ही पद पर काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलना, ये मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये मौलिक अधिकार में नहीं है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत में है, अनुच्छेद 39। बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति में प्रवेश, ये भी आपका जो है मौलिक अधिकार में नहीं है। मिनिमम कौन मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक, ये भी नहीं है। ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना करना, ये है, ठीक। पंजाब में बिहारी मजदूरों को रोजगार देना, ये नहीं होगा। मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है बोल रहा है, तो इसमें होगा, इससे आंसर आपका जो हो जाएगा बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति में प्रवेश होगा। महिलाओं को समान वेतन, मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं, सॉरी, सी आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपका मौलिक अधिकार के दायरे में होगा। जैसे देखिए, पंजाब में बिहारी मजदूरों को रोजगार देना, या ऑप्शन ही गलत दिया इसलिए कंफ्यूजन है। रोजगार बिहारी मजदूरों को पाने या रोजगार करने का अधिकार, मतलब है 19 के तहत कहीं घूमने गया और वहाँ रोजगार कर लेने का, कुछ रेहड़ी लगा लेना, कुछ बेच लेना, कुछ काम कर लेना अपने जीवन यापन चलाने के लिए, तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा मौलिक अधिकार में। ईसाई मिशनरियों को भी अपना स्कूल बनाने का, ये भी हो जाएगा। बच्चों को पैतृक संपत्ति में प्रवेश, ये भी हो जाएगा। लेकिन एक ही पद पर काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन, ये नीति निर्देशक सिद्धांत का चीज है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। बड़ा पेचीदा क्वेश्चन था ये। चलिए 23 नंबर, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। समानता, ये किस में आएगा? समानता जो है आपका आएगा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, नहीं 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता 19 से 22 के बीच में अनुच्छेद, ठीक है ना। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 के बीच में, और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में। देख लीजिए कौन सम्मिलित हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो जिक्र किया गया नीति निर्देशक तत्व में भी किया गया 48, अनुच्छेद 48 के ए में, क में, जिसको क भी कह सकते हैं हिंदी में। और मौलिक कर्तव्य में भी यह बात जिक्र किया गया कि नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो अपने पर्यावरण को संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे।
तो ए और सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज 25 में भारतीय संविधान में सबसे नवीन मौलिक कर्तव्य निम्न में से कौन सा है। तो मौलिक कर्तव्य तो अभी वर्तमान में 11 है। जब शुरुआत में मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1946 के तहत, तो उसमें 10 था, अभी 11 है। तो ये कह रहा अंतिम क्या है, तो अंतिम वाला जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक को शिक्षा प्रदान करना, यहाँ गलत लिख दिया है, 14 होगा, ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये आंसर हो जाएगा। पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए। अब देखिए, संवैधानिक निर्देशों का मतलब होता है यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में जिक्र है। इसमें अनुच्छेद आता है 40 में जो है यह कहा गया कि जो है सरकार जो है पंचायती राज का जो है को गठन करेगी, पंचायती राज शासन को स्थापित करेगी। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, यही कहा जा रहा है पंचायती राज की संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं। हालांकि 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक रूप मिला, लेकिन यह 40 पहले से ही निर्देश दे रहा है कि पंचायती राज का गठन करवाना सरकार का कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अब देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत अभी जब जस्ट बोले थे डीपीएसपी को ही कहते हैं, है ना। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 36 से 51 तक का अनुच्छेद है, और ये इन अनुच्छेदों में 3 विचारधाराओं का जो है 3 विचारधाराओं से ये प्रेरित है, समाजवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा। तो इसमें जो समाजवादी विचारधारा है, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये समाजवादी विचारधारा को मेंशन करता है, ठीक है ना। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का जिक्र जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में चाहे जिस अनुच्छेद में हो, तो वह समाजवादी विचारधारा को प्रेरण से ये है। धन की एकाग्रता और उत्पादन के साधनों की रोकथाम, धन किसी के पास ज़्यादा एकाग्र न हो, कोई मतलब गरीब ना हो और कोई अमीर ना हो, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, ये समाजवाद का विचारधारा है, ठीक है। लेकिन समान नागरिक संहिता ये उदारवाद का विचारधारा है कि एक समान कानून होना चाहिए, चाहे धार्मिक विशेष पर उत्तराधिकारी कानून हो, चाहे तलाक विवाह आदि जो भी संबंधित, जो कि धर्म विशेष के जो परंपराएं हैं उसको ही मेंशन कर लिया गया है, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता जो है उदारवादियों का है, बाकी सब क्या था, समाजवादी विचारधारा है। गांधीवादी विचारधारा जैसे कम से 40 पंचायती राज का गठन होना चाहिए, है ना। दुधारू गायों की या जानवरों की हत्या नहीं होनी चाहिए, मदिरा निषेध होना चाहिए, कुटीर उद्योग का स्थापना होना चाहिए, ये सब आदि आदि चीजें। 28 में निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। तो नहीं जोड़ा गया, कौन सा नहीं जोड़ा गया आपको बताना है। तो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता और उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, कौन सा होगा उत्तर। इसमें उत्तर हो जाएगा आपका समान आचार संहिता, है ना, समान सिविल संहिता भी जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 44। ये तो डीपीएसपी में पहले से था, है ना। बाकी सब चीज़ों को नए तरीके से किसी न किसी अनुच्छेद में एक नया पॉइंट करके जोड़ा गया, जैसे कि शोषण से बच्चों एवं वयस्कों का सुरक्षा, है ना, समान न्याय के लिए निःशुल्क कानूनी सलाह होना चाहिए, लोगों को जो गरीब है उसको समान निःशुल्क कानूनी सलाह मिलना चाहिए, अगर कोई किसी मामले में अगर फंस गया तो उसको वकील करने का भी कुछ प्रोविजन सरकार के द्वारा कराया जाए। डी है उद्योगों में प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी, ये भी बात मेंशन किया गया। लेकिन समान आचार संहिता जिसको समान सिविल संहिता कहते हैं, ये ऑलरेडी पहले से था, इसको जोड़ना जो नहीं जोड़ा गया, ठीक है ना, ये बात है। 29 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है, ये सी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब समझा देते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है मतलब है नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है मतलब है कि इसको आप नीति निर्देशक सिद्धांत में जितना भी चीज़ जिक्र किया गया है, सरकार को निर्देश दिया गया है,
अगर उस पर काम नहीं होता है, उस पर लॉ नहीं बनता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं उसको सरकार पर केस करने के लिए। आपने ये क्यों नहीं किया, संविधान में ये आपको गाइड किया गया है, निर्देश दिया गया, आपने ये चीज़ क्यों नहीं पूरा किया। वो सरकार के संसाधनों और पैसे और वित्त पर निर्भर करता है। लेकिन जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, जब मौलिक अधिकार आपको मिला है भाग 3 के अंतर्गत, अगर वो लागू नहीं होता तो आप सरकार पर केस कर सकते हैं, न्यायालय में मामला को ले जा सकते हैं। ठीक है ना, ये बात है। तीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत को उनके संबंधित अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये आपको 39 में जोड़ा गया है, 39 के ए में, है ना, 1 2 3 4 करके बहुत सारी चीज़ जोड़ा गया उसमें। पर्यावरण की सुरक्षा 48 ए में है, अनुच्छेद 48 ए में। ठीक है, काम करने का अधिकार आपका जो है अनुच्छेद 41 में है, काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। ये स्मारकों का संरक्षण वाला अधिकार जो है अनुच्छेद 49 में, जो भी ऐतिहासिक धरोहर है, स्मारक है, उसको संरक्षण करने का जो कर्तव्य है सरकार का होगा, है ना, ये चीज़ें। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। अब देखिए ये ऑप्शन है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये तो मौलिक अधिकार का बात है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार का बात है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार का बात है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है नीति निर्देशक सिद्धांत का बात। ठीक है ना, ये चीज। 32 नंबर, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किस में सम्मिलित है। लोक हितकारी राज्य का मतलब होता है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए सरकार को निर्देश देती है संविधान का कौन सा भाग, तो भाग 4। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वो सरकार को गाइड कर रहा है, निर्देश दे रहा है कि भाई आपको ये काम करना चाहिए ताकि समाज का हित हो सके, समाज का कल्याण हो सके। तो लोक हितकारी राज्य को स्थापित करने के लिए संविधान का कौन सा भाग सरकार को निर्देश देता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा असत्य है। देखिए राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, महाभियोग लगता है उनके ऊपर 61, ये बात सत्य है। पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 52 दे दिया, ये गलत हो जाएगा। पुनर्निर्वाचन का जो बात है वह है 57 कहता है, अनुच्छेद 57। कार्यकाल के बारे में जो उनका जिक्र है अनुच्छेद 56 में, उनका कार्यकाल क्या होगा, किनको वो त्यागपत्र देंगे, है ना, इस तरह का चीज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 34, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता इनको डायरेक्ट नहीं चुनती है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक के साथ जोड़ा गया है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्वाचन तो हो रहा है, चाहे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ना कि वंश के आधार पर। ठीक है ना, तो इसीलिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का व्याख्या भी है। क्लियर है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो लेता है लेकिन उसके महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। देखिए राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए जो निर्वाचक मंडल होते हैं, जिसका कि अनुच्छेद 54 में जिक्र है, निर्वाचक मंडल जो कि राष्ट्रपति को चुनने का योग्यता रखता है, जो उनको वोटिंग करने का शक्ति, तो कौन कौन लोग होते हैं, तो प्रत्येक राज्यों के जो विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब जो है राष्ट्रपति को निर्वाचन में वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये करा वोटिंग तो करते हैं, लेकिन जब उन पर महाभियोग लगता है तब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य उस पर वोटिंग करते हैं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उस समय शामिल नहीं होते हैं। ये आपका ये आंसर हो जाएगा, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति को निर्वाचित होने में तो वोटिंग किए, लेकिन उस पर जब महाभियोग लगा तब इनको शामिल उसमें नहीं किया जाता। 36, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जब उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना तत्काल किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति जो है तुरंत यह सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को, मतलब संसद में दे देता है। ठीक है ना, ये ताकि उस पर चर्चा हो सके कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों दे रहे हैं, है ना।
37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, धन विधेयक, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें राष्ट्रपति पहले ही अपना जो है अनुमति दे देता है कि हाँ इस पर कानून बना लीजिए, उसके बाद जब संसद, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाएगा तब हम फिर हस्ताक्षर कर देंगे तो अधिनियम पारित हो जाएगा। मतलब वो पहले ही हरी झंडी दे देते हैं। अनुमति देने का मतलब हरी झंडी दे देना। तो कौन कौन से होते हैं? जो धन विधेयक होते हैं उसमें पहले ही झंडी दे देते हैं, है ना। कराधान से संबंधित, है ना, टैक्स वगैरह, कराधान मतलब टैक्स कितना लगाना, ये भी वित्त विधेयक के अंतर्गत, या किसी को धन विधेयक के तौर पर इंट्रोड्यूस करके लोकसभा अध्यक्ष जब भेज देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से सरकार के द्वारा अगर भेज दिया जाता है तो वो भी, उसको भी मंजूरी मिल जाता है पहले अनुमति। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक को भी धन विधेयक के तौर पर इंट्रोड्यूस करके इसको भी पहले अनुमति मिल जाएगा। आरक्षण संबंधित विधेयक को पहले अनुमति नहीं मिलेगा। सी आंसर हो जाएगा। 38, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों पर विचार कीजिए। स्वविवेक की शक्ति अनुच्छेद 111 में है, राष्ट्रपति को स्वविवेकी वीटो पावर जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, विधेयकों को आपत्तियां सहित वापस भेजना ये स्वविवेकी शक्ति में है ना। विधेयक को रोक कर रखना ये भी स्वविवेकी शक्ति में है। मतलब है 1 और 4 किसमें है? डी आंसर हो जाएगा। उनचालीस, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। लघुकरण, लघुकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट किसी को मौत का सजा दे देता है, मृत्यु का सजा, तो वो अंतिम रूप से जो है राष्ट्रपति के पास जो है सजा माफ़ी का गुहार लगाता है। तो उस समय जो है आपका राष्ट्रपति के पास यह 4 तरह के शक्ति होते हैं, लघुकरण, परिहार, विराम, क्षमादान, ये सब है। तो इसका मतलब क्या है इसको समझिए। क्षमादान का मतलब होता है सजा को पूर्ण रूप से राष्ट्रपति अगर समाप्त कर दें, ठीक है, इनको पावर है। लघुकरण का मतलब होता है सजा की अवधि को कम करना, है ना, सजा के अवधि को कम करना, ये चीज है। अब देखिए होता क्या है कि क्षमादान का मतलब क्या हो गया? विकास पूर्ण रूप से समाप्त करना, मतलब पूर्ण रूप से समाप्त करना। और विराम का मतलब होता है, देखिए ढूंढिए, विराम का मतलब होता है सजा को रोकना, रोक लगाना। सजा जो मिला है तो होबे करेगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए रोक लगा दिया ताकि एविडेंस, वो आश्वासन दिया कि हम एविडेंस कल जमा करेंगे जिससे कि जो है सजा में कुछ कमी हो सके। तो विराम का मतलब सजा को रोकना, है ना। लघुकरण का मतलब होता है सजा की अवधि को कम करना, ठीक है ना। सजा की प्रकृति को बदलाव करना, है ना, प्रकृति को बदल करके कम करना। अब परिहार का मतलब होता है सजा की अवधि को कम करना, ठीक है, बिना प्रकृति बदले। प्रकृति बदले मतलब जो पहले सजा मिला था उसी प्रकृति का सजा मिलेगा और फिर थोड़ा कम मिलेगा। जैसे पहले 20 साल की सजा मिला था तो अब 10 साल का कर दिया जाएगा। ये हो गया बिना प्रकृति बदले सजा को कम करना, परिहार होता है। लघुकरण होता है कि सजा की प्रकृति को बदल कर कम करना। जैसे पहले मौत का सजा है तो अब कर दिया उम्र कैद की सजा, तो ये होता है लघुकरण, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को किस संशोधन द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक से निर्वाचक मंडल में बदल दिया गया? तो ये देखिए होता क्या, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जो उपराष्ट्रपति को चुनाव होने की जो प्रक्रिया है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा कि संयुक्त बैठक जो होती है उसमें ही सारे लोगों को निर्वाचक मंडल घोषित कर दिया गया। तो 11वां संविधान संशोधन, है ना, 1961 है या 62 ऐसे कुछ है, ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक। 41, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा। बिल्कुल सही, जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो वही उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए को सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ए और आर सत्य है, आर ए की स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, बी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो ये कही गई थी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में। उस समय वित्त मंत्री इनके सरकार में थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। और इन्हीं के पॉलिसी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए पॉलिसी के द्वारा जो है LPG प्रोग्राम लाया गया था। L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति। भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रहे किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रहे किसको भारत रत्न दिया गया? तो लाल कृष्ण आडवाणी को मिला अभी हाल फिलहाल में, ठीक है ना। और सरदार भाई पटेल को मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला, ठीक है ना। बाबू जगजीवन राम को नहीं मिला। ये चीज़ है। तो ए और सी आंसर होना चाहिए, यहाँ पर बी ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। चवालीस, कथन भारत के संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो ये देखिए आर सही है लेकिन ए गलत है। ये गलत है, क्यों? देखिए भारत के संघ में मंत्रिपरिषद जो है सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो ए गलत है, आर सही है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी पदावधि निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। बिल्कुल सही। जब तक उनको बहुमत प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है सदन का, तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, नहीं तो राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकते हैं। तो प्रसाद पर्यंत है राष्ट्रपति का, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, शर्त है। बहुमत जब तक है तब तक नहीं हटा सकते राष्ट्रपति, लेकिन जैसे ही बहुमत हट गया तो राष्ट्रपति हटा सकते। तो प्रसाद पर्यंत ही माना जाए। उसके वेतन और भत्तों को निर्धारण करने का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नहीं, ये बात गलत है। वेतन भत्ता संसद तय करती है समय समय पर। एक संसद में जो मीटिंग होकर के, डिबेट होकर के, बहस होकर के ये सब निर्धारण होता है। एक पदधारी प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, ये भी बात सत्य है। जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो वो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद विघटन हो गया, खत्म हो जाता है, फिर से नए भंग हो जाता है, मतलब फिर से एक नए मंत्रिमंडल बनता है। तो आपका 1 और 3 आंसर हो जाएगा सी। संघीय कार्यपालिका के अंग पर विचार कीजिए। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका का पार्ट है। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका का पार्ट है, हालांकि विधायिका का भी पार्ट होता है राष्ट्रपति, है ना। ये चीज़ है। तो 3 है केंद्रीय सचिवालय, ये भी पार्ट है। उपराष्ट्रपति, ये भी कार्यपालिका का पार्ट है। तो आपका 1, 2, 3, 4 आंसर सभी। 47, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो किसी विशेष क्षेत्र से विशेषज्ञ हो नहीं ले सकता। ये राज्यसभा में बैठेगा, लोकसभा में नहीं जा सकता। राज्यसभा के उपसभापति वो भी नहीं, अपने ही सदन में रहेगा, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति उसी सदन का सदस्य होता है, ठीक है ना। उपसभापति, सभापति तो खैर सदस्य होते ही नहीं है ना। ये चीज़ है। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, हाँ, ये मंत्री राज्यसभा का सदस्य हो लेकिन वो मंत्री बने हैं तो वो किसी भी सदन में अपने मंत्रालय से रिलेटेड चीज़ों को बताने के लिए जा सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारा राज्यसभा में सदन का नेता नहीं, ये भी अपने ही सदन में रहेंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन है सी, ये दोनों सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा को जो है लोकसभा की तरह शक्ति किस क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, इसे तो राज्यसभा को पावर है, ठीक है। संविधान में संशोधन करने में, ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा। संशोधन करने में, किसी भी संविधान को अगर संशोधन करना है तो लोकसभा को जितना शक्ति है उतना राज्यसभा को भी शक्ति है, ठीक है ना। लोकसभा में अगर पास हो गया है तो राज्यसभा में भी उसको सही तरीके से पास होना होगा। लेकिन नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने में राज्यसभा की अनुशंसा पर ही फिर लोकसभा उसको काम करता है। तो यहाँ तो राज्यसभा को पावर है। सरकार को हटाने के विषय में नहीं, ये तो लोकसभा को पावर है। सरकार में अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो सरकार हट जाएगा, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, ये भी लोकसभा को ही पावर है इसमें, कटौती प्रस्ताव को रखने। तो यहाँ पर संविधान संशोधन करने के संदर्भ में जो है राज्यसभा और लोकसभा को एक समान शक्ति प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में कौन सुमेलित है? प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, बिल्कुल सही। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, ये भी बात सही। प्रथम जनजातीय अध्यक्ष पी.ए. संगमा थे, ये भी बात सही है। और उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी अच्छा है।
साधारण विधेयक पर गतिरोध के किन स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? अगर कोई साधारण विधेयक प्रस्तुत हुआ है लोकसभा में तो फिर या लोकसभा में और फिर वो लोकसभा में पारित होकर के राज्यसभा गया और राज्यसभा जो है उस पर कोई जो है 6 महीना तक उसको रख लिया, उस पर कोई बहस नहीं किया, फिर उसको अस्वीकार कर दिया, तो इस केस में क्या होता है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुला करके फिर से उससे वोटिंग करके उसको पास करवा लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, दूसरे सदन के विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो दूसरे सदन ने, मतलब राज्यसभा ने, किस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, इसके बारे में प्रश्न है। दूसरा है, दूसरे सदन मतलब राज्यसभा में संशोधन का ऐसा प्रस्ताव किया गया जिससे कि दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत नहीं हो, है ना। दूसरे सदन में 6 माह तक विधेयक को अपने पास रोक कर रख लिया गया हो, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन के कारण ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 51, संसद की सदन की गणपूर्ति के लिए कितनी न्यूनतम सदस्य की उपस्थिति होनी चाहिए? तो 1/2, मतलब कुल सदस्य संख्या का किसी भी सदन का, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जितने कुल सदस्य होते हैं 543, तो उसका 1/2 कर दीजिए 10 से, तो उतना सदस्य मौजूद होना चाहिए, तभी कार्रवाई होगा उस दिन, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, बजट पारित होने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? बजट पारित होने का सही प्रक्रिया का क्रम है, पहले वित्त मंत्री आएंगी, वो उसको सदन में प्रस्तुत करेगी, प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उस पर क्या होगा, बहस होगा, बहस होने के बाद फिर विभागीय समितियों के द्वारा जांच होगा और फिर तब उस पर मतदान होगा। तो मतलब 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये ऑप्शन है। भारतीय संसद किस प्रकार के प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद में क्या है, अनेकों समितियां गठित होती है, जैसे प्राक्कलन समिति, है ना, जैसे कि लोक लेखा समिति, है ना, आदि आदि, है ना, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। तो इन समितियों के माध्यम से सरकार कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, सवाल करती है, उसको उजागर करती है, भ्रष्टाचार को, आदि आदि को जांच पड़ताल करती है, ये चीज़। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद अस्तित्व में कब आती है? केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद अस्तित्व में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही आ जाता है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए संसद की कुल सदस्यों की संख्या का 15% नहीं, लोकसभा के कुल सदस्यों की, ये डी ऑप्शन, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा में जितनी संख्या है, सीट है, उसका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से संसदीय समितियों को उनके निर्माण के क्रमानुसार लगाएं। देखिए, प्राक्कलन समिति कब बना था? तो प्राक्कलन समिति बना था 1950 में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्रम बता देते हैं, समझिएगा। सबसे पुराना जो है यहाँ पर लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी या 1921 में बना है। इस ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं कि लोक लेखा समिति सबसे पुराना है। 1921 में लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। उसके बाद आ जाइए तो 1950 में प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी जिसको कहते हैं, इसमें 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति सरकार को ये सलाह देते हैं कि किस तरह से आप खर्च को कम करके भी अच्छा कल्याणकारी नीतियों को लागू कर सकते हैं। तो प्राक्कलन समिति का मतलब है 33 मेंबर। यहाँ पर इसका गठन हुआ था 1950 में, 50 से यह समितियाँ बन रही है। विभागीय स्थायी समिति जो है ये बना 1993 में। लोक उद्यम समिति जो है 1964 में। थैंक यू, धन्यवाद। यह वीडियो लंबा हो गया थोड़ा। नेक्स्ट टेस्ट का भी डिस्कशन जल्द लेकर मैं आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।